मैं लक्ष्मी नारायण आर कोचिंग क्लासेस से आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। और बात करें तो हमने 3 मॉडल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अपने डाल्टन और थॉमसन और रदरफोर्ड तीनों मॉडल पढ़ चुके हैं, तीनों के वैज्ञानिकों के। और आज हम चौथा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, नील्स बोर मॉडल। और नील्स बोर मॉडल अपना चौथा मॉडल है और इस मॉडल को नील्स बोर ने 1913 में समझाया और सर्वप्रथम हाइड्रोजन को लेकर हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप मॉडल। तो ध्यान दें, अगर बात करें तो आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन प्रथम बार इसके हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप मॉडल सर्वप्रथम नील्स बोर ने इसको ही समझाया। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो 1H1 जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी प्रथम आता है। अगर इसके बारे में बात करें तो जैसे ये अपना परमाणु है और इस परमाणु में जो अपना ये नाभिक है, और अगर बात करें तो हाइड्रोजन ए नंबर पर आता है तो इलेक्ट्रॉन अपना प्रथम यहाँ पर भरा जाएगा। अब जो इसकी मुख्य बात यह है कि एकमात्र हाइड्रोजन इस प्रकार का तत्व है जिसमें जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है वो नहीं होता है। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है वो अनुपस्थित होता है। ये अपना सर्वप्रथम नील्स बोर ने बताया हाइड्रोजन 1H1 के बारे में। अब बात करें तो उसने आगे जो इस मॉडल के अंदर परमाणु को जो समझाया, जैसे प्रथम बात उसकी ये थी कि जो नाभिक है, नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है जो धनावेश भाग है। प्रथम परिकल्पना इसकी ये थी कि नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है और जो कौन सा भाग है? धनावेश भाग है। अगर बात करें जैसे ये परमाणु है और परमाणु का जो ये केंद्र है और ये ही नाभिक है, और नाभिक को इसने क्या बताया? धनावेश भाग बताया। धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज बताया, धनावेश भाग। और इसके अंदर बात करें तो एक तो बात करेंगे हम कक्षा, एक बात करेंगे ऊर्जा स्तर, इसने जो अपने परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन दर्शाने के जो संख्याओं को उसने क्या कहा? कक्षा कहा, या फिर आप कह सकते हैं उसको ऊर्जा स्तर। जैसे ये अपना प्रथम चक्र है इलेक्ट्रॉन दर्शाने का, ये द्वितीय चक्र है, ये तीसरा। कहना मतलब 1 2 3 4 चक्र, चारों चक्रों का उसने अलग अलग नाम दिया। अगर बात करें तो प्रथम चक्र को उसने के नाम से दर्शाया, दूसरे को L और तीसरे को M और चौथे को N। अगर या फिर 1 2 3 4 इस हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे इसने कहा कि परमाणु में कक्षा या फिर ऊर्जा
n इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाया। कैसे? K, L, M और N, या फिर 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से। तो इससे हम K, L, M, N से हम इस चक्रों से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। परमाणु के जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं चारों ओर, तो उस इलेक्ट्रॉनों की हम अगर बात करें, पहला चक्कर, प्रथम चक्कर, द्वितीय चक्कर, तृतीय और चौथा चक्कर की बात करें, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने का सूत्र भी है, अगर बात करें तो 2n की स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2n की स्क्वायर। अब कैसे याद किया जाता है? प्रत्येक चक्रों की संख्या कैसे याद करेंगे, उससे आप देखिए। ज्ञात करने का सूत्र अपना 2n की स्क्वायर रहेगा, और याद करना है तो कैसे करेंगे? जैसे पहले बात करते हैं, सारणी बना लेते हैं कक्षा पहले सारणी बना लेते हैं अपना इस तरीके से सारणी बनाएंगे हम। जैसे ये कक्षा आ जाएगा अपना, यह n की संख्या आ जाएगी, और अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का, अपना कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र अपना आपको बताई है, अभी बताया है 2n की स्क्वायर, ये अपना सूत्र रहेगा। अब निकालें कैसे? अगर बात करें कक्ष के नाम, तो K, L, M, N इस तरीके से। और अगर संख्या की बात करें 1, 2, 3 और 4। अब आप पहले की याद करेंगे K की, तो किस तरीके से याद करें? 2 की जगह 2, n संख्या चक्रों की 1 की स्क्वायर। अगर 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बराबर 2। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले चक्र में कितनी होगी? 2 होगी। अगर बात करें 2 नंबर L की, तो 2 ब्रैकेट 2 की स्क्वायर, मतलब 2 की स्क्वायर मतलब 4, और 2 से गुणा करना है, 2 गुणा 4 कितना आया? 8। दूसरे चक्कर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 8। अगर बात करें 3 नंबर, तो 2 गुणा 3 की स्क्वायर, तो इसमें 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 2 गुणा 9 बराबर 18 रहेगी। अगर बात करें n के अंदर, तो 2 4 स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर 16, 2 गुणा 16 बराबर 32। कितनी रहेगी? 32 रहेगी। तो इस तरीके से हम प्रत्येक कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आगे जो बढ़ेगा वैसे K, L, M, N, O, P, Q बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो अब आप देखिए, हम चक्रों की संख्या प्रत्येक चक्रों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर लिया है। अब अगर बात करें तो जैसे जब चक्रों की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। कैसे? देखिए आप, जैसे ये अपना परमाणु है और ये अपना नाभिक है,
पॉजिटिव चार्ज। अब अगर बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहे हैं अपने पथ में, एक ही चक्र में गति कर रहे हैं, तो फिर इसमें न तो ऊर्जा घटेगी और न ही बढ़ेगी। ऊर्जा न तो बढ़ेगी और न ही घटेगी। ठीक है, जब अपने एक ही पथ में चक्कर लगाते हैं। परंतु बोर मॉडल, नील्स बोर मॉडल का ये कहना था कि अलग अलग चक्रों में जब इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले चक्र में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा, जैसे मान लो ये उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर में, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर वाले चक्र में जा रहा है, तो फिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ऊर्जा में परिवर्तन ये होगा कि ऊर्जा का अवशोषण होगा। ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। ऊर्जा का अवशोषण होगा। अगर बात करें, जैसे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्ष में और अंदर वाले कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर जैसे उच्च ऊर्जा स्तर से या उच्च स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर में आते हैं, तो परिवर्तन क्या होगा? ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ये तीन बातें ध्यान रखें। जब इलेक्ट्रॉन अपने पथ में गति कर रहे हैं तो ऊर्जा में न तो ऊर्जा बढ़ेगी और न ही घटेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर निम्न स्तर से और उच्च स्तर में जब जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा। और उच्च स्तर से निम्न स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ये तीन बात याद रखने की है। अब अगर बात करें तो हम आगे जो पढ़ रहे हैं, अब आगे अगर बात करें तो हम इसके कोणीय संवेग की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिसमें डायग्राम बनाता हूं पहले। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है अपना और नाभिक, और ये अपना प्रथम कक्षा हो गया, और ये द्वितीय, ये अपना द्वितीय कक्षा हो गया। इस तरह से KLMN संख्या हो जाएगी। जो जो चक्रों की संख्या बढ़ेगी तो अलग अलग नाम से 1, 2, 3, 4 ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है mv/r बराबर h/2π। ये अपना याद रखने की बात है कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो mv/h/2π होता है। अगर जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें चक्कर लगा रहे हैं, तो अगर फिर बात करें तो इसका जो कोणीय संवेग होगा वो n इलेक्ट्रॉन की संख्या h/2π। अब अगर बात करें तो n यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर क्या है, और m क्या है, और v क्या है, और r क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 बात करें तो m इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नंबर 1। इलेक्ट्रॉन क्या है? द्रव्यमान।
अगर बात करें v की, v इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, और r की बात करें तो परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या। और h की बात करें तो प्लांक स्थिरांक होगा ये, प्लांक स्थिरांक। और n की बात करें तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोबारा समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग की बात करें तो अपना क्या रहेगा, mvrh/2π। अगर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो रहेगा nh2π। अगर यहाँ पर m की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, v की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का वेग, r की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, h की बात करें तो प्लांक स्थिरांक, और n की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम बात करेंगे कि नील्स बोर परमाणु मॉडल के अंदर जो कमियां क्या रही उसकी बात करेंगे, कमियों की। कमियां रही कि परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को स्पष्ट नहीं कर पाया, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को स्पष्ट नहीं कर पाया। अगर कमी बात दूसरी की करें तो जब परमाणु के अंदर अगर रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम से जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम से जब परमाणु की लाइन स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे। अगर बात करें परमाणु को रेखीय स्पेक्ट्रम से देखने पर, जो लाइनों को देखने पर ऊपर नीचे या अलग अलग बढ़ती हुई दिखाई दे स्पष्ट रूप से। और अगर बात करें कमियां तीसरी, परमाणु को रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं कर पाया। दोबारा सुन लीजिए, जब अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु में जब भरे गए तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि, और अगर बात करें कमी दो की तो परमाणु को रेखीय स्पेक्ट्रम से देखने, उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर जो लाइनें थी वो बढ़ती हुई दिखाई दी अलग अलग, और परमाणु के रासायनिक बंध बनाकर जब अणु बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाई।
जब परमाणु से जब रासायनिक बंध बनाकर तो अणु बनने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाई। तो ये अपनी 3 कमियां रही और ये कमियां कक्षा 10 में हर साल लगभग पूछी जाती हैं, चाहे ये प्रश्न अथवा में आए चाहे मेन एग्जाम में आए। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी और कल हम नई क्लास के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और आपको अच्छी लगी ये क्लास तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें।